हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम लोग ईएमआरएस और केवीएस उनका टीयर 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो एनसीईआरटी के बेसिक जो अपने चैप्टर्स हैं उन्हीं के बारे में मतलब डिटेल में दे रखा है। जैसे मान लो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, 11th की केमिस्ट्री का। तो उसमें देखो जनरल इंट्रोडक्शन अपने पास, जैसे इंपॉर्टेंस और स्कोप, जो भी बेसिक चीज़ें दे रखी हैं स्टार्टिंग में चैप्टर के। नेचर ऑफ मैटर आ जाता है अपने पास कि सॉलिड लिक्विड गैस है, उनके टाइप्स, इंटर कन्वर्जन वगैरह। लॉज आ जाते हैं अपने पास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने पास है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये सब। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब क्या होते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसके बाद मोल कंसेप्ट आ जाता है अपना, मोल कंसेप्ट के रिलेशन है मोल और मोलर मास के बीच में, साथ में वॉल्यूम के बीच में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, वो सारे अपने पास कंसेप्ट आ जाएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है, जिसी के साथ अपने पास एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाता है। इसी में अपन वेपर डेंसिटी भी पढ़ लेते हैं, वेपर डेंसिटी का और एम्पिरिकल फॉर्मूला का कनेक्शन है जो। केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं जिसमें अपन पढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्री, और स्टोइचियोमेट्री के बेस पे कैलकुलेशंस, जिसके अंदर अपने पास आती हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की चीज़ें, वो सब आ जाता है। ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें अपने पास क्या क्या जाता है, डिस्कवरी जो अपने पास थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आ जाएंगे। थॉमसन के मॉडल आ जाएगा, थॉमसन के मॉडल के उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आएगा, उसकी लिमिटेशंस आएंगी। उसके बाद बोर्स मॉडल आएगा, एक एक करके सारे मॉडल्स आएंगे। उसके बाद अपने पास आएगा सेल और सबसेल का कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन को ऑर्बिटल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब पढ़ेंगे अपन। ड्यूअल नेचर आ जाएगा मेट्रोलाइट का, ठीक है। उसके बाद अपने को डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप पढ़ना है। हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को एनसीईआरटी में भी मिल जाती हैं। उन्हीं का मतलब एक तरीके से मान लो थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आ जाता है बस, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट जैसे मैंने बताया वो आ जाएगा। क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन एल एम एस, ये चारों क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे। उन्हीं के बेस पे अपन बताएंगे कि शेप ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स कैसी होगी, एस पी एन डी ऑर्बिटल्स की शेप आ जाएगी। रूल्स आ जाएंगे अपने पास, ओबो प्रिंसिपल आएगा, पॉली एक्सक्लूजन और होन्स रूल, ये 3 रूल हैं जिनके बेस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताएंगे। तो उसी से अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होती है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट और वो अपने को पता ही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आएंगी किसमें, सेकंड चैप्टर के अंदर। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो अपने पास है एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर 11th क्लास का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या, अपने को जरूरत ही क्यों पड़ी क्लासीफाई करने के एलिमेंट्स को। उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री आ जाएगी कि किस किसने पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट करने का ट्राई किया, वो सब अपन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे कि आज के टाइम अपन जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको कैसे बनाया, उसको क्या बेसिस है, एटॉमिक नंबर के बेस पे ही क्यों बनाया। पीरियोडिक ट्रेंड्स आ जाएंगे अपने पास कि एटॉमिक नंबर के बेस पे अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। वही ये देखो एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इनर्ट गैस रेडियस हो गया, जिसको अपन बोलते हैं वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। उसी का दूसरा नाम है इनर्ट गैस रेडियाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, वैलेंसी हो गया, इन सबके ट्रेंड्स पढ़ने बस अपने को। एक और छोटा सा कंसेप्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जेड ग्रेटर देन 100 जो होता है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वालों के लिए अपने को एक आईयूपीसी ने नाम बताया, उस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा। क्योंकि उनके नाम के बेस पे ना कुछ कंट्रीज़ में वॉर वगैरह हो गई थी कि कोई कंट्री बोल रही थी हमारे साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा जाएगा उस एलिमेंट का, क्योंकि हमने पहले डिस्कवर किया है। कोई बोल रहा था हमारे नाम पे रखा जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उस चीज़ों को नोमेनक्लेचर किसने बताया, आईयूपीएसी ने बताया कि देखो भाई हमारे तरीके से नाम नोमेनक्लेचर किया जाएगा, लड़ाई वड़ाई छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ेंगे अपन। उसके बाद ये अपने पास हो गया थर्ड चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये फोर्थ चैप्टर है और ये भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान लो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो ये मान लो कि मैं बोलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल फाउंडेशन है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए जीओसी आनी चाहिए, और जीओसी आने से पहले केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो चैप्टर है इसमें अपन पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 टाइप के बॉन्ड होंगे अपने पास, ठीक है। बॉन्ड के पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब आएंगे। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, पोलर कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अपने पास आता है फजांस रूल, वो सब पढ़ेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, फजांस रूल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वीबीटी। रेजोनेंस का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आएगा इसके अंदर। ज्योमेट्री पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एसपी-डी ऑर्बिटल्स और शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे अपन वेस्पर थ्योरी के बेस पे ही। एमओटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे F2Cl2, ये सब, ठीक है। तो और एंड में क्या आएगा अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको अपन वंडरवॉल फोर्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ये है अपने पास केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद आ जाएगा एक और भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इससे डर लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब
मेरे को भी किसी टाइम पर लगता था, लेकिन जैसे ही कंसेप्ट अपने क्लियर होते हैं ना, ये बिल्कुल एक नंबर फेवरेट चैप्टर बन जाता है। तो इसका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, और एक भी टॉपिक अपन छोड़ेंगे नहीं। हर एक चैनल पे मतलब हर एक कंसेप्ट के ऊपर अपन डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे चैनल के ऊपर। जो भी आपके डाउट होंगे हाथों हाथ सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के टाइप्स आ जाएंगे, सराउंडिंग आ जाएगा क्या होता है, वर्क हीट एनर्जी आ जाएगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएंगी, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, लॉज आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। उसी के अंदर इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट अपन डेल्टा एच और डेल्टा यू का निकालेंगे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का चेंज का। हैस लॉ आ जाएगा, हैस लॉ अपन पढ़ेंगे। उसके अंदर जो अपन थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट बोलते हैं वो आ जाएगा। ये सब थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट, जितनी भी एंथैल्पी, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, जितने भी टाइप के एंथैल्पी है ये सब की सब, आयोनाइजेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, ये सब के सब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। उसमें एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे अपन सेकंड लॉ के अंदर। स्टेट फंक्शन क्यों होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, इससे अपने को पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। ये सब पता चलेगा। देखो ये रहा क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब आएगा। और एंड में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी में एक और लॉ आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपने पास था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अपने पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में किस टाइप से इक्विलिब्रियम आता है, डायनेमिक नेचर कैसे होता है इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक क्यों नहीं होता, डायनेमिक ही क्यों होता है, ये पढ़ेंगे अपन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसको लिखने का, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ली-चैटलियर प्रिंसिपल्स, वो भी अपन पढ़ेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आयोनाइजेशन आएगा, वीक एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एसिड या बेस हो सकते हैं, सोल्ट भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग या वीक, जिसको अपन पार्शियली सोल्युबल सोल्ट बोलते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आ जाएगा अपने पास, आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स आ जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ आ जाएंगी। ये सब जो है ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन जब इनको डिटेल में पढ़ते हैं ना अपन तो मज़ा आता है, बिल्कुल भयंकर मज़ा। तो कंसेप्ट ऑफ पीएच आएगा। देखो पीएच जो है ना, वो ये मान लो कि आयनिक इक्विलिब्रियम की आत्मा है। पीएच जब भी निकालना पड़ेगा ना, मतलब ये मान लो कि आपको या तो फॉर्मूले रट लो या फिर आप कंसेप्ट समझ लो। फॉर्मूले रटने से हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, कंसेप्ट समझ में आ गया ना जिंदगी में, तो मैं मान के चलता हूँ कि पीएच के सवाल जिंदगी में गलत नहीं होंगे, और पीएच का किसी के भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो, ठीक है। सेम चीज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इसमें भी अपन पीएच निकालेंगे सॉल्ट का, बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे। उस बफर सॉल्यूशन के पीएच निकालने वाली जो इक्वेशन है उसी का नाम है एंडरसन इक्वेशन। देखो सिंपल चीज़ है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मैंने बताया अभी, देखो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्ट है, पार्शियली सोल्युबल सॉल्ट, उसके लिए अपन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट आएगा कि अगर दो आयन एक जैसे आ गए, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को वीक सॉल्ट में मिलाया तो क्या फर्क पड़ेगा, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। उस सब के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बस नाम जो है ना वो इनके बड़े चढ़ा के रख दिया अपन ने कि भाई बच्चों को डराने के लिए इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, कुछ नहीं है। सिंपल कंसेप्ट समझो आराम से, माइंड को शांत रख के, डरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। और एक और छोटा सा चैप्टर देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस। चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये अपने को बताता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसके अंदर होगा उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, रिडॉक्स बैलेंसिंग कैसे करेंगे अपन, बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन इसके दो तरीके हैं, दोनों बताएंगे अपन, ठीक है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कैसे आता है, एप्लीकेशन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे काम आएंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कतई प्यारा सा चैप्टर है, प्यारा सा टॉपिक है, और ये मतलब प्यारी सी ब्रांच है केमिस्ट्री की। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्या ही मज़ा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सोल्व करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है भयंकर। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एक नंबर मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर क्लियर नहीं है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, पहले केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मक्खन की तरह जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल। इसमें देखो मेन चीज़ अपने पास क्या है, पहला जो चैप्टर उसमें क्या है, पहले तो जनरल अपने पास इंट्रोडक्शन है। इसमें अपने बताएंगे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनको प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि कौन सा कंपाउंड है, ये है क्वालिटी, कितना मास है उस कंपाउंड का, कितना परसेंट है वो कंपाउंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है क्वांटिटी, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी नेमिंग आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जैसे अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। होमोलाइटिक और हेट्रोलिटिक फिशन, इससे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर क्या क्या बनेगा तोड़ने से। होमोलिटिक तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। हाइड्रोलिटिक तोड़ेंगे तो कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन बनेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये एक हाइड्रोकार्बन्स का ही चैप्टर नाम है अपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
एनसीईआरटी के अंदर, वही जो चैप्टर है वही है एग्जैक्ट। इसमें अपन अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें उनका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन, ये सब पढ़ेंगे। इथेन का कन्फर्मेशन होगा मेनली अपने सिलेबस के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आएंगे केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ गया, हैलोजनेशन, कंबस्टन, पायरोलिसिस, ये सब बिल्कुल छोटी छोटी रिएक्शंस है, नन्ही मुन्नी रिएक्शंस। अल्कीन्स आ गया, उसके भी यही चीज़ें पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर वगैरह। आइसोमेरिज्म हो गया अपने पास, फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं अल्कीन्स को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही दे रखे हैं। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड, जिसके अपन मार्कोनिको एंटीमोनिको मार्कोनिको एडिशन पढ़ते हैं, जिसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट भी बोलते हैं। ओजोनलिसिस हो जाएगा, बिल्कुल प्यारी सी रिएक्शन ओजोनलिसिस, क्या ही मज़ा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओजोनलिसिस सोल्व करने में, बिल्कुल भयंकर मज़ा आता है मेरे को तो। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है वो सब पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यारी सी रिएक्शन है। अल्काइंस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वही सेम चीज़ें हैं तीनों के अंदर, अल्केन और अल्काइन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, एसिडिक करेक्टर एल्काइंस का, एल्काइंस जो है H+ क्यों दे देती हैं, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, तो उस पर माइनस चार्ज स्टेबल है तो H+ दे देगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, वाटर, ये सब पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आ जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। IUPAC हो गया। बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर रेजोनेंस कैसे होता है, एरोमेटिसिटी कैसे होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भयंकर इंपॉर्टेंट है बेंजीन की और बेंजीन डेरिवेटिव्स की। नाइट्रेशन कैसे होगा, इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आएगी अपने पास क्या, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फिडेलक्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन, दोनों भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये अपन पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो वो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा, कौन डीएक्टिवेट करेगा, वो सब पढ़ना है। कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी, कि बेंजीन के डेरिवेटिव टॉक्सिक भी होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये तो थ्योरी वाला चैप्टर हो गया, थ्योरी वाला पार्ट हो गया, कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी। अब आते हैं 12th के ऊपर। 12th क्लास में सबसे पहला फिजिकल्स का चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, सॉल्यूशंस। बिल्कुल आसान सा सवाल आएगा, मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद करके भी ये चैप्टर सोल्व कर सकते हो, पर अपन तो कंसेप्ट वाले बंदे हैं, कंसेप्ट से चलेंगे, सीधी सी बात है। तो सॉल्यूशन में अपने पास क्या क्या है, पहली चीज़ तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप के सॉल्यूशन है, वो अलग अलग बताएंगे। बट एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करने का भयंकर इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो अपन मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास के मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, वही 12th में काम आएगा, ठीक है, तो उसी को रिवाइज कर लेंगे। सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे अपन, उसी को, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड आ जाएगा अपने पास, जिसको अपन हेनरीज लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और उसमें आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको अपन राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर नहीं बन सकते, वाष्प नहीं बन सकते, उसको अगर मैंने पानी में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया तो बनने वाले सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी में 4 इफेक्ट पड़ेंगे। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं अपन। एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास भी निकालेंगे, जिसी के हिसाब से अपन पढ़ेंगे वांटो फैक्टर, इसी की वजह से एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशंस चैप्टर। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली चीज़ तो रिडॉक्स जो अपन ने पढ़ा था उसका रिवीजन होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और वही चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगी। उसी के बाद पढ़ेंगे EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड SRP पढ़ेंगे अपन, नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और EMF, डेल्टा जी जो होता है -NF ई सेल होता है, ये सब पढ़ेंगे। डेल्टा G0 -NF E0 सेल होता है, वो सब रिलेशन पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल करेंगे। कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टेंस एक अलग से पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसको पढ़ेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री था, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस है, वो सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी के टाइप्स की, स्पेसिफिक कौन सी होगी, मोलर कौन सी होगी, वेरिएशन पढ़ेंगे कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ। कोलराज लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, जिसमें फेराडेज लॉ आएंगे अपने पास। सेल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर हो गया, फ्यूल सेल होगी, कोरोजन पढ़ेंगे एंड में बिल्कुल, कि आयरन और कुछ मेटल्स या मतलब कुछ मेटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोरोजन हो जाता है, वो खराब होने लगते हैं टाइम के साथ, वो क्यों होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और उनको कैसे बचा सकते हैं कोरोड होने से, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, अगर रिएक्शन स्लो है तो किस स्पीड से हो रही है, 1 सेकंड में कितनी कंसंट्रेशन उसकी कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज और इंस्टेंटेनियस 2 टाइप का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ये 3 फैक्टर पढ़ेंगे। ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भयंकर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, रेट लॉ,
रेट कैसे निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसको अपन रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की ही अपने को पढ़नी है, अपने सिलेबस के अंदर वही है केवल, ठीक है। कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने को आर्रहीनियस इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, ओके। इसके बाद एक और छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन पेशेंस रखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान चैप्टर है। एक दो सवाल, 4-5 सवाल जितने भी आए ना, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ना है, और बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल आराम से याद रखना है बस उसको। घबराने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है, बस उसको पढ़ना है। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अक्रेंस कैसे कैसे मिलते हैं एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, ट्रेंड्स क्या हैं प्रॉपर्टीज़ के, एटॉमिक नंबर के बेस पे अपन बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस इधर बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी किधर बढ़ेगी, ये सब बढ़ना है अपने को फर्स्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और उसी का अपन मेटलिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो मैंने बताया, देखो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं वो। आयोनिक रेडियस हो गया, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपन निकालेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे उसके अंदर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक छोटा टॉपिक है बिल्कुल। अलॉय क्या क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, किसमें क्या क्या अलॉयज में कौन कौन सा मेटल होता है। K2Cr2O7 और KMnO4, इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है अपने को, ठीक है। ये 2 ही एलिमेंट्स है बस, मतलब 2 ही कंपाउंड्स है। उसके बाद लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल रिएक्टिविटी थोड़े बहुत हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बाकी मेन चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी भी अपन पढ़ लेंगे। एक्टिनॉइड्स जो है उसके अंदर भी अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है। लैंथेनॉइड के साथ कंपैरिजन आ जाएगा, एक छोटी स्टेबल होगी, वो बिल्कुल सिंपल उसी सवाल आता है। अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बिल्कुल ये मान लो कि मज़ेदार, एक नंबर झक्कास, मज़ेदार टेस्टी सा चैप्टर है और बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर क्या होता है, अपने को लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ना है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और शेप। IUPAC नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही पढ़ेंगे अपन, मतलब एक डब्बे वाले के बारे में पढ़ेंगे बस। बॉन्डिंग आ जाएगी अपने पास, जिसको अपन VBT बोलते हैं। वर्नर थ्योरी आ जाएगी, VBT, CFT। स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएंगे अपने पास, दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कैसे काम आता है, मतलब कैटलिस्ट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास आ जाता है अगला चैप्टर, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है 12th की यहाँ से। इसके भी देखो वही चीज़ पढ़नी है अपने को, क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, रोटेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। हेलोरीन्स में वही चीज़ देखो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो यहाँ पे देखा था वही यहाँ पे है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया अपने पास। उसके बाद यूजेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया। इसमें कुछ कंपाउंड्स है जिनके बारे में पढ़ना है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन जो अपने फ्रिज में यूज़ होती थी पहले किसी ज़माने में, फ्रिज एसी के अंदर, अब नहीं होती है। और DDT, ये भी बहुत भयंकर मतलब टॉक्सिक कंपाउंड था जो पहले यूज़ होता था, अब इंसेक्टिसाइड के रूप में, अब इंसेक्टिसाइड के रूप में अपन इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला फिर से ऑर्गेनिक का चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे बनेंगी, क्या क्या उनकी फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे रिएक्शन करेंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका टेस्ट पढ़ेंगे अपन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन का, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन या अल्काइन बना सकते हैं, जनरली अल्कीन बनाते हैं अपन, वो सब पढ़ेंगे। मिथेनॉल, इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिनॉल्स में भी वही चीज़ पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है फिनॉक्साइड जो आयन अपना, वो सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएंगे। उसके बाद फिनॉल का यूज क्या हुआ जाएगा। सेम चीज़ ईथर के बारे में, नोमेनक्लेचर तो है ही, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूज, बस यही सब है। उसके बाद है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे अपन। उसमें कार्बोनिल ग्रुप का नेचर आ जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाना है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी इनके ऊपर, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें माइनस होता है, ये माइनस इस प्लस से भयंकर बढ़िया तरीके से अटैक करता है, इसलिए क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड में है उसकी रिएक्टिविटी कैसे अपन देखेंगे, वो सब देखना है अपने को, यूजेस देखने हैं। सेम चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की, नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, वही सेम चीज़ें। आखिरी चैप्टर है, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर वैसे तो ऑर्गेनिक का, 12th क्लास की ऑर्गेनिक का, वो क्या है, अमीन्स। अमीन्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो नोमेनक्लेचर तो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बना सकते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्या यूजेज हैं,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को कैसे पहचान सकते हैं उसके टेस्ट पढ़ेंगे अपन। डायजोनियम सॉल्ट एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, उसको पढ़ेंगे, उसको कैसे बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है उसकी, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, इससे एजो डाई कैसे बना सकते हैं डायजोनियम सॉल्ट से, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो क्या है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर अपना सिलेबस का, वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में मेन चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट्स में अपने पास एल्डोज और कीटोज आएंगे, जिसमें अपन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे अपने पास, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे हैं, माल्टोज आएगा। डी एंड एल कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे अपने ओलिगोसैकेराइड्स के। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब 2 यूनिट वाले, मतलब बहुत कम यूनिट जिसके अंदर जुड़ी होती हैं आपस में, उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, 2 से 10 यूनिट के आसपास होती हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब आएंगे अपने पास। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट अगर एक साथ जुड़ दें उनसे, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इनके यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सब पढ़ना है। प्रोटीन्स में क्या है, प्रोटीन्स मेनली अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रोटीन क्या क्या होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ेंगे, केवल अपने को पता लगाना क्या होते हैं बस। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, मतलब अगर एग है अपने पास, उसका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसको अपन ने हीट किया, बॉईल करते ही एग जो है वो क्या हो जाता है, वो उसका जो प्रोटीन है वो टर्सरी से 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब उसका जो प्रोटीन का नेचर था वो एकदम से डीनेचर हो गया, मतलब चेंज हो गया। एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एलिमेंट्री आइडिया पढ़ेंगे, थोड़े बहुत। स्ट्रक्चर के बारे में अपने कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। विटामिन के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या क्या विटामिन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती है, फैट सोल्यूबल होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं विटामिन के बॉडी के अंदर, ये पढ़ना है। डीएनए, आरएनए के बारे में पढ़ना है, जिनको अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये सब बिल्कुल प्यारा सा सिलेबस अपने पास। और ये जितना भी अपने पास देखो सिलेबस है ना, ये पूरे की यहाँ से 11th क्लास के पहले चैप्टर से यहाँ से अपन ने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी है। ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट टाइम टू टाइम आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आराम से तैयारी करो, और कोई भी दिक्कत वाली बात है, कैसी भी बात हो, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी टाइप की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल किसी भी तरीके का आपको चाहिए कि हम आपको देखो सेमिनार भी देंगे, मतलब सेमिनार भी इन द सेंस कि अपन मैराथन क्लासेस भी चलाएंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, लाइव क्लासेस भी कराएंगे जिनमें क्वेश्चन लाइव चलते रहेंगे, अपन सोल्व कराएंगे उनको। और ऐसा मान लो कि अपन बढ़िया तरीके से, एक तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे, और केमिस्ट्री में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ना है, और कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं केमिस्ट्री के मामले में। तो अपन बिल्कुल एक से एक चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे इस चैनल के ऊपर, बस बने रहे हमारे साथ, ठीक है। ओके, आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। ओके।